प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं और उन नियमों के क्रम में 3 प्रमुख किरदार हैं जो हमेशा से भारतीय संविधान से निकले हुए 3 किरदार हैं। पहला किरदार उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, दूसरा किरदार सब पर नियंत्रण करने वाली भारत सरकार, और फिर भारत सरकार के उपरांत वित्त नियंत्रक भारत सरकार, जिनकी मुख्य भूमिका होती है। फिर इसके बाद में सबसे सर्वोच्च स्तर न्यायपालिका का है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और राज्य के हाई कोर्ट्स सम्मिलित हैं, और उसमें ट्रिब्यूनल की बात मैं नहीं करूँगा। इसके बाद महत्वपूर्ण कड़ी, जिसका मैं परीक्षार्थी आज भी हूँ और मैं भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। यूपीएससी इस बात को कायदे से समझे कि ब्यूरोक्रेट बनना क्यों ज़रूरी है। अब यूपीएससी से ही सारे ब्यूरोक्रेट आईएएस आते हैं, जो सरकार का कामकाज, विभाग का कामकाज देखते हैं। लगभग मैं 2000 से लेकर के 2023 तक बहुत गंभीरता के साथ पढ़ाई करने के साथ साथ हमेशा बचपन से विचार आया कि सरकार, संविधान, व्यवस्था कैसे चलती है। इस पर हमने आरटीआई के माध्यम से तो काफ़ी शोध किए ही। जहाँ जहाँ कमियां नज़र आई वहाँ वहाँ हमने पत्र लिखे, शिकायतें लिखी, याचिका दाखिल की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आई, जब आप कहीं गांव में जाते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ रुकते हैं। गांव में जब किसी का कोई काम पड़ जाता है, जैसे राजस्व विभाग में है, पुलिस विभाग में है, न्यायपालिका में है, जब हमारे परिवार के सदस्य या किसी परिवार के सदस्य जाते हैं, तो अमूमन यदि आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास सिफारिश नहीं है, या आप किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं जानते हैं, या आप सबसे बड़ी आपके सामने विडंबना है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख्य बिंदु कि आपके पास सरस्वती माँ की कृपा नहीं है, तो आप हर जगह बेइज्जत होंगे, आप हर जगह ठगे जाएंगे और आपका कहीं पर कोई सम्मान नहीं होगा और कहीं पर कोई कार्य नहीं होगा। कानून और किताबें बहुत सी बन गई, लेकिन जो उनका धरातल पर अवतरण है उसको कहीं नहीं किया गया। आम आदमी सबसे पहले तहसील के एसडीएम, तहसील के सीओ तक उसकी पहुंच होती है, और बहुत ज़्यादा वो जनपद के जिलाधिकारी से मिल लेता है या पुलिस अधीक्षक से मिल लेता है, और आम आदमी की पकड़ बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट तक हो जाती है। इससे ज़्यादा आम आदमी अपने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश शासन में होते हैं उनसे मिलते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई न्याय पाने का विकल्प नहीं। और छोटी छोटी योजनाएं जब ऑनलाइन नहीं था, तो चाहे आप निवास बनवाने जाइए पढ़ाई के लिए, या आय बनवाने जाइए, जाति बनवाने जाइए, हर चीज़ में भ्रष्टाचार था। तो अब आप चाहे कोटेदार के यहाँ मिट्टी का तेल लेने जाइए, मैं दिव्यांग हूँ, और मिट्टी का तेल लेने जाइए, कुछ भी करिए। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं AP सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, सीतापुर, भारत। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अगर आपके कपड़े साफ नहीं हैं
आपकी कोई पहुंच नहीं है, और अगर आप अस्पताल में आप बुजुर्ग हैं, मान लीजिए आपकी एज 75 साल है, 80 साल है, आप कहीं पर लाइन लगे हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना है, तो कलेक्टर साहब के यहाँ एक नियम है कि आप लाइन में लगिए। अगर आपकी कोई पकड़ नहीं है, कोई आप विधायक सांसद नहीं है, या पदाधिकारी नहीं है, या जिलाधिकारी आपको सम्मान नहीं देना चाहते हैं, तो आप लाइन लगिए। अब लाइन में लगने का एक तरीका है, आपका मुख्यालय 60 से 70 किलोमीटर दूर है। अब आप ट्रेन से जाते हैं, 7 बजे ट्रेन से पकड़ते हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे आप कलेक्टर ऑफिस जाते हैं। कलेक्टर साहब हो सकता देर से बैठे हों, हो सकता उस दिन कलेक्टर साहब ना मिले, तो वहाँ पर उनका प्रतिनिधि एडीएम या जॉइंट मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं। चलिए मान लीजिए कलेक्टर साहब मिल गए, कलेक्टर साहब मिलने से पहले आपको लाइन लगाया जाएगा, और जब आपका नंबर आएगा तो कलेक्टर साहब अगर ईमानदार हैं, ईमानदार का मतलब इतना कि वो आपकी परेशानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तुरंत निस्तारण करना चाहते हैं, तो उसको तत्काल, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे खेत पर अवैध कब्जा हो रहा, इसको रोका जाए, और मैं दिव्यांग हूँ, तो डीएम साहब को अगर यह लगेगा कि नई मदद करनी है, तो तुरंत वो एसडीएम से कहेंगे मौके पर जाइए और रुकवाइए और फोटोग्राफी करके हमें बताइए। और इसके बाद अगर डीएम साहब उसको टालना चाहते हैं तो कागज़ ले लेंगे, उस पर लिख देंगे उप जिलाधिकारी फला नियमानुसार कार्रवाई करें, और उसको उस दस्ती को अपनी जो मेज होती है उसके नीचे रख लेंगे। इसके बाद संबंधित बाबू को बुला करके उसको दे देंगे। वो दूसरे तीसरे दिन आपके तहसील थाने में आ जाएगी, और फिर क्या होगा, तब तक आपके खेत पे कब्जा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी। अच्छा, न्यायपालिका को सर्वोपरि और ताकत इसलिए मानता हूँ, भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो नियम और कानून, जो एक्ट्स बने हैं, किसी में कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने मजबूत अधिकार मिले हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश पर शासन किया, और आज उनका पालन ढंग से हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या मान लीजिए 22 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश का बजट है 5 लाख करोड़। अगर आप 22 करोड़ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना पैसा एक आदमी के लिए बनता है, तो गरीबी कहाँ है। दूसरी बात, सरकार का पैसा, सरकार की योजना, जैसे एक योजना है मनरेगा, मनरेगा में कच्चा काम करा करके, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि विधायक और सांसद निधि का काम होता ही नहीं है, उसी को दिखा दिया जाता है, और तमाम फर्जी पेमेंट, नीचे से ऊपर तक करोड़ों रुपए का फर्जी पेमेंट हो जा रहा है। कोई भी योजना आप गांव की उठा के देखिए, सारी योजनाओं में एक नाली भी सीतापुर जनपद में कहीं नहीं बनी, और कोई भी योजना ठीक ढंग से मौके पर आई ही नहीं। चाहे शौचालय ले लीजिए, चाहे आप इंदिरा आवास ले लीजिए, चाहे पेंशन ले लीजिए, कुछ भी उठाइए। अगर सरकार ये आंकड़ा चेक करना चाहती है तो 1990 से लेकर 2023 तक के रिकॉर्ड उठाए, और किस किस ब्लॉक और ज़िले को कितना पैसा आवंटित हुआ है ये देखें। अब आरटीआई एक्ट भी चल गया। आरटीआई एक्ट में अधिकारियों में एक भाषा बहुत क्लियरली आ गई है। उनको अगर सही बात बताई जाए, कानून की बात बताई जाए, तो वो कहते हैं आपको बात करने की तमीज़ नहीं, बात कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार से बात की जाती है, ऐसे बात की जाती है। ऐसा लगता है कि वो कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या भारत के प्रधानमंत्री हों। ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी और खासकर पीसीएस समर के अधिकारी इस तरह की भाषा बोलते हैं, और जो एलएलबी पास या एलएलएम पीएचडी जैसे लोग हैं, इनकी संख्या 40 से 45% उत्तर प्रदेश में है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे विधि के छात्र भी हैं, और हमने भी एलएलबी पास आउट किया है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है। तो ऐसी स्थिति में
जब भी आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं, और भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? भ्रष्टाचार की जड़ तो असली ब्यूरोक्रेसी में है। आपको कोई चीज़, कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप अपने ज़िले के कलेक्टर से बात करना चाहते हैं या पुलिस कप्तान से बात करना चाहते हैं, तो जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जैसे डिप्टी एसपी, एसडीएम, आपके बारे में जो फीडबैक दे देंगे उसी फीडिंग पे वो काम करते हैं। लेकिन कुछ अच्छे अधिकारी भी होते हैं। आमोद कुमार जी आईएएस थे यहाँ सीतापुर में, जो विश्वास नहीं करते थे किसी पे, और वह अपने आप काम देखते थे। तो यूपीएससी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यहाँ अगर अच्छे व्यक्ति, चुने हुए अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं तो जनता को न्याय मिलेगा। और जब सरकार में भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट होते हैं तो परिवार और जनता का जीना दूभर होता है। आपको आज हम एक विभाग की बात बताते हैं। उस विभाग से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग में सहकारिता अधिनियम चलता है और इसमें प्रमुख रूप से 2-3 बातें स्पष्ट हैं। आपका जो सहकारिता मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री भी बन सकते हैं। इसके बाद जो आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, वह प्रमुख सचिव सहकारिता या अपर मुख्य सचिव सहकारिता या निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, इस तरह से रजिस्ट्रार उसको बोलते हैं। ये आईएएस, सीनियर आईएएस होते हैं। फिर इसके बाद बैंक होता है, इससे जुड़ा बैंक जिला सहकारी बैंक है, उसका एमडी होता है, सचिव महाप्रबंधक होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, और जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश जिले लेवल पर होते हैं। अब जो लोग होते हैं यहाँ तो ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार से लेकर के एडीओ कोऑपरेटिव तक तो मामला ठीक है। इसके बाद बैंक में आ जाइए, एमडी से लगा करके मैनेजर तक जितने भी लोग हैं वो सब, उनकी एकदम समझ लीजिए मलाई कट रही है। लेकिन जब बात आती है साधन सहकारी समिति के सचिव के रूप में, तो ये कैडर व्यवस्था के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी। और कैडर व्यवस्था में ये था कि बैंक, सरकार और रजिस्ट्रार और विभाग ये मिलकर के एक वेतन देगा, महंगाई के हिसाब से सारी चीज़ें देगा। एक्ट में प्रोविजन था। साधन सहकारी समिति ऐसी चलती थी, गांव के किसानों की सूची बनती थी, उनको खाद लोन पे दिया था। लोन कहाँ से दिया जाता था? बैंक से दिया जाता था, जिला सहकारी बैंक से दिया जाता था। अब भ्रष्टाचार की कहानी यहीं शुरू हुई। भाई, जब आपने लोन दिया किसान को और लोन सचिव ने पास किया और पैसा वो सचिव, उस पैसे की खाद आई, खाद नगद बिक्री अगर हुई तब भी सचिव ने जमा किया, नगद बिक्री नहीं हुई तो किसके पास कितना कर्जा है ये बात बैंक में भी एक पेपर जाता है, उसके भी रिकॉर्ड लेजर में रहे। अब इन लोगों ने खेल क्या किया? सबसे बड़ा खेल ये किया कि आदमी 25 से 30 साल या 35 साल की उम्र में वह सचिव बनता है, कैडर सचिव, उसको नौकरी मिलती है, नियुक्ति पत्र मिलता है। इसके बाद में 10-15 साल नौकरी चलती है, वेतन मिलता है, और एकदम से भ्रष्टाचार किया मैनेजर ने, भ्रष्टाचार किया बैंक ने, भ्रष्टाचार किया एडीओ ने, भ्रष्टाचार किया एडीसीओ ने, भ्रष्टाचार किया एआरसीएस ने। जब शुरुआती गमन हुआ तो सीधा सीधा सचिव जिम्मेदार हो गया, और उसको दबाने के लिए मान लीजिए किसी सचिव ने 1 लाख रुपए गमन किया। अब वो गमन की जांच हुई या नहीं हुई, या हुई जांच, अधिकारियों ने बचाना शुरू किया। अब वो बढ़ते बढ़ते 4 से 5 लाख हो गया, या किसी ने कुछ करा दिया। अब जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तो सचिव के खिलाफ FIR हुआ, सचिव जेल गए। एक कहानी ये बनती है। और समितियों को एकदम से, कुछ सरकारें थी, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, इन सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो पॉलिसी को चेंज नहीं किया
और जमकर सहकारिता विभाग में लूट मचाई। और उस लूट का खामियाजा ये हुआ कि समितियां बैठ गईं। और आईएएस के पास दिमाग देखिए, जो ब्यूरोक्रेट है, जो साधन सहकारी समिति एक्ट बना है, इसमें किसी आईएएस का दिमाग लगा है इसके ड्राफ्टिंग के पीछे। आईएएस ने तुरंत दिमाग लगा दिया कि भाई कैडर सचिव की नियुक्ति विभाग ने की है, पैसा वेतन आपको देना है। चुनाव के लिए एक बोर्ड बना दिया, चुनाव जो जितने मेंबर होते हैं वो डेलीगेट चुनते हैं, डेलीगेट से डायरेक्टर, डायरेक्ट से अध्यक्ष। अध्यक्ष के पास ना तो कोई फंड की व्यवस्था है, ना वेतन की व्यवस्था है, ना तो किसी चीज़ की व्यवस्था है। वो केवल प्रस्ताव करेगा कि कितने की खाद आनी है, क्या आना है, मतलब केवल कहने के लिए। और उसके पास पूंजी कुछ भी नहीं है लगाने के लिए। अब जब समय आया 2001, तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी से कैडर सचिवों का वेतन रोक दिया। वेतन कहा कि हम घाटे में चल रहे हैं, हम वेतन नहीं देंगे। एकदम से एक किसी आईएएस अफसर का दिमाग लगा, उसने अमेंडमेंट कर दिया एक्ट में, वेतन नहीं मिला। उसके लिए इन्होंने ये रखा कि भाई आप जो है जितना व्यवसाय होगा उस कमीशन से वेतन निकालिए। अब व्यवसाय करने के लिए बैंक भी पैसा नहीं दे रही, और अब व्यवसाय कैसे हो, तो पैसा इकट्ठा करके ड्राफ्ट लगा करके खाद मंगाई जाती थी। इस तरीके से लोगों ने बिजनेस किया। इधर कई लोगों का रिटायरमेंट भी आ गया, जैसे मेरे पिताजी का ही आ गया रिटायरमेंट, 2005 में रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद अब सुनिए सरकार का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सुनिए। जब आपने काम किया है, ड्यूटी सहकारिता विभाग ने ली है और विभाग ने काम लिया है, तो पैसा कौन देगा? सरकार देगी, रजिस्ट्रार देगा, विभाग देगा। अगर आप सरकारी खजाने से 1 रुपया अगर आप अपने खर्चे में ले लेते हैं तो उस पर 409 आईपीसी गबन की धारा लगती है और आपको जेल जाना पड़ता है। तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय और उत्तर प्रदेश के इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जितने भी पूर्ववर्ती सरकार में रहे, सन 1990 से लेकर 2023 तक जितनी सरकारें रहीं, उन सभी ब्यूरोक्रेट से और आईएएस से ये पूछना चाहता हूँ कि 2005 के रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी का 2 लाख रुपए वेतन अभी तक नहीं दिया गया और उसका जितना ब्याज बनता है वो भी नहीं दिया गया। तो क्या मुख्यमंत्री सहित सभी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई विधिक रूप से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जनता तय करे। कानून इस बात का अधिकार देता है, किसी भी कर्मचारी से आप कार्य ले रहे हैं तो आप उसको पैसा देंगे, लेकिन नहीं पैसा है तो आप उसके फंड की व्यवस्था करा करके रिटायरमेंट के बाद पैसा देंगे। लेकिन आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ सरकार कानून से ऊपर नहीं है। इसमें सरकार के खिलाफ, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराना होगा और तभी न्याय मिलेगा। स्थिति इतनी भयावह है कि आप सरकार का यदि 1 रुपये लेते हैं तो आपके ऊपर ब्याज चलता है, आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपके ऊपर सारी संपत्ति ले ली जाएगी। लेकिन अगर सरकार आपको लूट रही है तो सरकार के खिलाफ ना हाई कोर्ट सुन रहा है, न सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इस मामले में सुन क्यों नहीं रहा है? अब वही एक्ट में जो प्रावधान कर दिया गया आईएएस ने बड़ी खूबसूरती के साथ, इनसे 3 बातें मैं पूछ रहा हूँ। 1990 के बाद सचिव कैडर तोड़ने के क्या अधिकार रजिस्ट्रार को प्राप्त थे? रजिस्ट्रार ने कैडर को तोड़ा, और अगर कैडर आपने तोड़ा था तो समिति के अध्यक्ष के पास व्यवसाय करने के लिए क्या बजट आपने हर समिति को आवंटित किया? और बजट आपने क्यों नहीं आवंटित किया? आपने जब कर्मचारी को नियुक्ति पत्र दिया तो आपने किस हैसियत से उसकी ज़िंदगी जब 20 साल बीत जाती है, 10 साल बीत जाती है, तो आप कमीशन बेस पर उसको कैसे करने का अधिकार आपको प्राप्त है? हम ये बात जानना चाहते हैं और इस मामले पे हम कार्रवाई भी करेंगे।
क्योंकि स्थिति ये है, सरकार हर मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से टैक्स ले रही है। टैक्स में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने की स्थिति किसी में नहीं है, उसी टैक्स की लूट मची हुई है। अगर इतना ही सरकार में दम है तो जैसे स्विट्ज़रलैंड में है कि यहाँ टैक्स चोरी करना अपराध नहीं है, अगर इस कानून को आप ले आइए तो विदेश का सारा पैसा हमारे यहाँ आ जाएगा और इससे हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और ये भी बता दें, जो ब्यूरोक्रेट या जो राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि व्यवस्था हमसे नहीं संभलती है, उनको स्पष्ट बता दें, भारतीय संविधान और विश्व में जितने भी देश हैं सबके संविधान जहाँ संसदीय प्रणाली लागू है, आप किसी भी कार्य के लिए संसद में नियम बना करके किसी चीज़ की आप पालना करा सकते हैं। अब अगर आपको कोई काम ही नहीं करना है, आपको दूसरे की वेतन मार लेनी है, दूसरे का पैसा खा जाना है और अपने ही जेबें केवल भरना है, तो कुछ भी कानून बनाइए, जनता को शोषित कर दीजिए। मैं इसीलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेट बना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अमेंडमेंट करना, नियम लिखना सब कुछ मालूम है, लेकिन सहकारिता विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ 1990 के बाद, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो और कोई भी राज्य सरकार रही हो और न्यायपालिका में कोई भी चीफ जस्टिस रहा हो, सबके पास हाई कोर्ट में याचिकाएं, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में कई बार, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे लखनऊ हाई कोर्ट हो, सभी के पास याचिकाएं गई इस मामले में, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सहकारिता विभाग के घोटाले की जांच किसी ने कराई ही नहीं। और एक बात और बता दें, साधन सहकारी समिति अधिनियम में पैक्स सचिव जो थे उनके लिए आरटीआई कहा गया कि वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती, लेकिन जबकि आरटीआई एक्ट के दायरे में सभी कुछ आता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक ऐसा आदेश कर दिया कि पैक्स सचिव जो है वो आरटीआई के बाहर हैं, और उसी आदेश को ढाल बनाते हुए जितने भी महमूदाबाद चीनी मिल हो या जितने भी यूपी के चीनी मिल है, कोई भी आरटीआई नहीं देता है, जबकि आरटीआई सभी पर लागू है। तो मैं चाहूँगा मुख्य सचिव जी से, सरकार से एकदम स्पष्ट रूप से जनता को सूचित करें कि आपके चीनी मिल आते हैं आरटीआई के दायरे में या नहीं आते हैं, और पैक्स समितियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज क्यों नहीं कर रही है, और जो ये आदेश दिया गया है, ये आदेश माननीय न्यायमूर्ति द्वारा मेरी नज़रों में पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर कोई भी लोक सेवक है, कोई भी सरकार की संस्था है, सरकार का नियंत्रण है, विभाग से जुड़ा हुआ है, विभाग उसमें निलंबन की कार्रवाई कर सकता है और बर्खास्तगी कर सकता है, रिटायरमेंट कर सकता है, तो वह चीज़ें सीधे तौर पर आरटीआई के दायरे में है। और ऐसे जजमेंट की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए कि लखनऊ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ऐसा फैसला कैसे दे रहे हैं कि समितियां आरटीआई के बाहर हैं, या साधन सहकारी समिति से जुड़े जो भी चीनी मिल है, जो भी चीज़ें हैं, वो आरटीआई के बाहर हैं। ऐसा कैसे आदेश दिया जा सकता है? मेरी समझ से बिल्कुल परे है। सारी सिचुएशन चाहे चीनी मिल की हो चाहे समिति की हो, कर्मचारी की नियुक्ति होती है, उसका वेतनमान कमीशन में निर्धारित किया जाता है, उसको गलती करने पर सस्पेंड किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है और रिटायरमेंट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सारी चीज़ें सरकार के दायरे में उनके अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार साधन सहकारी समितियां कर रहे हों, चाहे वो रजिस्ट्रार एमडी चीनी मिल कर रहे हों, हो रही हैं, वो आरटीआई के दायरे में है।
और इस पर भी अगर मेरा वीडियो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश महोदय देख रहे हैं, कृपया इसका संज्ञान लें। इस तरह का आदेश एमडी चीनी मिल उत्तर प्रदेश से मंगवा लें कि ऐसा कोई आदेश है, तो उसको एक बार संज्ञान लेकर के पुनः सुनवाई करें कि पैक्स समितियां कैसे आरटीआई के बाहर हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की चीनी मिल आरटीआई के बाहर है। क्योंकि महमूदाबाद दी किसान चीनी मिल ने मुझे यही आर्डर भेजकर कहा कि ये आरटीआई के बाहर है, तो सरकार इसमें स्पष्ट करे। और ये जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप कोई भी जानकारी मुझे आरटीआई में गलत मिली तो सीधा कोर्ट जा करके 156 CRPC के तहत सीधा FIR दर्ज कराऊंगा, क्योंकि अधिकारी बहुत आरटीआई में गलत जानकारी देते हैं। उनका सीधा मतलब है कि आरटीआई नहीं मांगना ही उचित है, और अब विस्ल ब्लोअर एक्ट भी लागू है। जो आरटीआई मांगता है उसकी सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आरटीआई मांगना मेरा अधिकार है। जिसको कष्ट है वो आरटीआई एक्ट समाप्त करवाने के विषय में कार्य कर सकता है और संसद में पास करा देगा। हम लोग आरटीआई नहीं मांगेंगे, लेकिन जब तक कानून है तब तक मांगेंगे। साधन सहकारी समिति में लाखों हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। एक आम आदमी का जीवन फंस जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उसका वेतन इन लोगों ने बड़ी चालाकी से नियम कानून में फंसा रखा है। जैसे किसी गरीब की नौकरी लग गई और सरकार उसको उलझाने के लिए उसको सेवा समाप्त कर दिया। अब बेचारा वो हाई कोर्ट में लड़े, फिर आधी ज़िंदगी हाई कोर्ट में बीत जाए अधिकारियों के चक्कर में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है लड़े। अभी चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ साहब ने एक राज्य को फटकार लगाई थी कि एक गरीब व्यक्ति की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गई राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट सही है और सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ की सुनवाई कर रहा है और जिसके अधिकार हैं, क्या वो ईमानदार है? अगर उसमें ईमानदारी है तो वही चीज़ अच्छी है। हमारे ज़िले में जब अच्छे DM और SP आ जाते हैं तो हमसे सीधे बात भी करते हैं, हमारी समस्या को समझते भी हैं और कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, जितने भी ईमानदार अधिकारी आए वो बस 6 महीने 8 महीने के अंदर सीतापुर से ट्रांसफ़र हो गए, और जो अधिकारी ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट है, वो 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 3 साल इस तरह से कार्यकाल ज़िले में पूरा कर रहे हैं। और वही हाल महमूदाबाद तहसील का है। तो ऐसे हम लोग समझ जाते हैं कि कितने ईमानदार अफसर हैं। अब जैसे पुलिस विभाग का ही मामला हम लोग लें, पुलिस करती क्या है, आपके खिलाफ शिकायत गई और आपका नाम का नाम से FIR हुआ और घर में आपको कहते हैं और वो रिकॉर्ड में नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, का आपका नाम नहीं है और CRPC में नामजदगी गलत होने पर FIR आता, नाम हटाया जाता है, लेकिन नाम ना हटा करके ये उर्फ लगाते हैं। तो मैंने ADJ कोर्ट से भी पूछा और हाई कोर्ट से भी पूछा, भाई उर्फ क्या चीज़ होती है? उर्फ CRPC में कोई लिखा हुआ है? तीसरी बात, अभी हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की है, क्रिमिनल याचिका। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में अभियुक्त गणों ने 200 दिन का डिले किया, और जब इसकी सुनवाई हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो जज साहब ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो उनके वकील ने कहा कि हम नाट प्रेस कर लेते हैं, और उसी स्टैंड पर 28 जुलाई को रिट खारिज हुई है। इसके बाद में जब हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, तो माननीय सुभाष विद्यार्थी जी हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में माननीय न्यायमूर्ति हैं, और अभियुक्त गण जा करके जिनकी एंटी सेपेट्रिक बेल करीब मेरी समझ से 8 महीने पहले
माननीय जिला सत्र एवं न्यायाधीश महोदय ने खारिज की थी। डिले से जा करके उनको 7 अगस्त 2023 को तीनों एंटीसेप्टिक बिल मंजूर कर दिया गया, जबकि 14 फरवरी 2023 में आवेदन लगा है मेरा कि ये इनको वादी मुकदमा हो, दिव्यांग हो, और ये मुकदमा वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं। इसके बाद बताइए हाई कोर्ट ने एंटीसेप्टिक बिल मंजूर कर ली, जबकि हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया FIR क्वेसिंग, और इसके बाद चार्जशीट क्वेसिंग भी खारिज हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चार्जशीट क्वेसिंग खारिज हो गया। इसके बाद बताइए हाई कोर्ट एंटीसेप्टिक बिल स्वीकार कर रहा है, जबकि एंटीसेप्टिक बिल जिले स्तर पर पहले खारिज हो गई थी और उसमें काफ़ी अपील का जो समय होता है वो बीत गया था। इसके बाद बताइए एंटीसेप्टिक बिल लखनऊ हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है, जबकि उसमें टाइमिंग नहीं देखी गई। जबकि मैंने ईमेल भी किया है, जज साहब को भी ईमेल किया, सुप्रीम कोर्ट को भी किया, सभी को किया। तो व्यवस्था में जब भी छेड़छाड़ होगा तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हम हों या आप हों या कोई और। जो कानून और कायदे बने हैं उसके तहत अगर क्षमा करना है तो क्षमा करिए, क्योंकि ये दिख जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सभी को पता चल जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप शिक्षा ग्रहण करिए, अपने अधिकारों को समझिए और अपने को शोषण होने से बचाइए, और जहाँ भी ईमानदार व्यक्ति हैं वहाँ मिलिए और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए ताकि आपको न्याय मिले। और जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो गरीब असहाय व्यक्तियों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।